हेलो गाइज, आई एम रिकी एंड योर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं, आधुनिक भारत हम लोग पढ़ रहे थे और आज आधुनिक भारत में जो टॉपिक चल रहा था वह गवर्नर जनरल चल रहा था। एक ओर से सभी गवर्नर जनरल को हम लोग देख रहे थे और उसी गवर्नर जनरल की कड़ी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉर्ड रिपन को, है ना। तो आज की इस वीडियो में लॉर्ड रिपन को पूरा देख लेंगे। लॉर्ड रिपन संबंधित जो भी टॉपिक है उसको हम लोग फुल देख लेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट से क्या है, तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जान लीजिए 1880 से 1884। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इसको याद रखिएगा कि लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कितना हुआ, 1880 से 1884। 1884 1880 से 1884 लॉर्ड रिपन का कार्यकाल हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पहला पॉइंट की ओर आते हैं। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन, प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। देखिए मूल रूप से बात क्या था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगा दिया गया था और इसके तहत था कि कोई भी जो समाचार पत्र है वह जो है राष्ट्रहित की बात नहीं करेगा, साथ ही साथ जो है ब्रिटिश के खिलाफ कुछ नहीं लिखेगा। इस तरह की गतिविधियां जो है ज़्यादा उसमें हो गई थी, इसलिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगा करके अंग्रेजों ने उन समाचार पत्रों को या वो संपादक जो छापते हैं उस पर जो है बहुत तरह की कार्रवाई करने लगे थे। तो उससे जो है भारतीय लोग बहुत क्षुभित थे। क्यों नहीं तकलीफ होगी, क्योंकि किसी की स्वतंत्रता खो जाती है। एक समाचार पत्र में हम क्यों नहीं छापेंगे अगर आप कुछ बुरा करते हैं या कुछ अपने राष्ट्रहित के बारे में हम क्यों नहीं लिखेंगे। तो इस चीज़ को रोका गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत। तो फिर बाद में जो है उसको छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने, किसने, लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए, जो समाचार पत्रों की स्वतंत्रता है उसको बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में, कब किया है, तो सन 1882 में। तो 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। कुल मिलाकर के बात यह है कि जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया था उसको हटा दिया गया और साथ ही जो भारतीय समाचार पत्र थे, हिंदी समाचार पत्र थे, इनके साथ भी वही व्यवहार किया गया जो अंग्रेजी समाचार पत्रों के साथ था। क्या है कि पहले बीच में दो रंग कर दिया था, जो अंग्रेजी है उसको रोक नहीं था, लेकिन जो हिंदी समाचार पत्र है उसको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत रोक दिया गया था। तो इन चीजों को खत्म कर दिया। किसने खत्म किया, लॉर्ड रिपन ने। ऐसे अगर जाने तो लॉर्ड रिपन बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। भारतीयों के लिए इन्होंने जो काम किया है बहुत कम गवर्नर जनरल ने ऐसा किया है। यह बहुत ही भारतवासियों के लिए बहुत ही अच्छा रहा ये गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन। तो यह प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन की मदद से हुआ। अब आपको लगता होगा कि ग्लैडस्टोन कौन थे, तो ग्लैडस्टोन जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री है, यह यूनाइटेड किंगडम के पूर्व राष्ट्रपति भी थे। यूनाइटेड किंगडम के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे, ग्लैडस्टोन थे। और ये ग्लैडस्टोन जो थे वो बेहद ही उदार व्यक्ति थे। मतलब उदार मतलब क्या, दयावान, दयालु टाइप का व्यक्ति थे, बेहद ही उदार व्यक्ति थे। और इसकी जो स्वभाव थी, ग्लैडस्टोन की जो स्वभाव थी, इसके स्वभाव की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले से की जाती है कि जैसा गोपाल कृष्ण गोखले का स्वभाव था वैसा ही जो है प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन का भी वैसा ही मिजाज था, वैसा ही स्वभाव था। ऐसा जो है इतिहासकारों ने इसको मिला करके लिखा है। चलिए तो लॉर्ड रिपन का अगला पॉइंट देखते हैं। इसने अर्थात किसने, लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा क्या किया लॉर्ड रिपन ने। सिविल सेवा में, जो सिविल सेवा की परीक्षा होती थी, उस सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा है ना, सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ा दिया और कितना कर दिया, 21 वर्ष। वह जो न्यूनतम आयु में 19 वर्ष रखी गई थी सिविल सेवा में प्रवेश करने की, उसको क्या कर दिया, 21 वर्ष किया। तो यह किस, आपसे पूछा जाएगा सिविल सेवा प्रवेश परीक्षा में की अधिकतम आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किस गवर्नर जनरल ने किया, या निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया। तो यह किया लॉर्ड रिपन साहब ने। किसने किया, लॉर्ड रिपन ने। कार्यकाल याद रखिएगा 1880 से 1884। आगे बढ़ते हैं। इसने अर्थात किसने, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की 18 मई 1882 को
स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। देखिए क्या कहा इसने, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। अब किसने? लॉर्ड रिपन ने स्थानीय प्रशासन की शुरुआत की, तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। अगर आपको स्थानीय स्वशासन का अर्थ मालूम नहीं है तो यह सेंटेंस जो है आपको सही फीलिंग नहीं दे पाएगा। तो देखिए स्थानीय स्वशासन क्या हुआ? स्थानीय शासन, स्थानीय मतलब स्थानीय निजी, स्वशासन मतलब अपना शासन। वैसा स्थान जहां पर अपना शासन चलता है उसको हम लोग स्थानीय शासन कह सकते हैं। एक तरह से देखिए प्राचीन काल में जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसमें आप देखेंगे कि व्यक्ति को अपना कानून, अपना माप, जो समाज का जो तौर तरीका है वह अपने से निर्धारित करने का क्षमता था। तो यह जो अपने से निर्धारित करने का, अपना कानून बनाना, अपना संविधान लागू करना, अपने तरीके से जो है हर चीज को डिसाइड करना, तो यह चीज जो है अपने से जो लागू करने की चीज थी, यह स्वशासन थी। इसी को हम लोग स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हैं या स्थानीय शासन का अर्थ समझ सकते हैं। नागरिकों का अपने ऊपर स्वयं का शासन है ना, नागरिकों का अपने ऊपर स्वयं का जो शासन है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? स्थानीय स्वशासन कह सकते हैं। अर्थात लोगों की अपनी शासन व्यवस्था जो होती है, किसी एक स्थान पर लोगों की अपनी शासन व्यवस्था जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्थानीय स्वशासन, है ना। तो यह कह सकते हैं कि ग्रामीण शासन प्रबंधन के लिए लोगों के अपने जो कायदे कानून होते थे उसको स्थानीय स्वशासन कहते हैं। तो इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, मतलब भारत के लोगों के लिए अगर स्थानीय स्वशासन की शुरुआत होती है तो यह भारतीय जनता के लिए कितना अच्छा है कि अब उसका अपना कानून भी हो सकता है, उसका अपना जो मान्यता है वह उसको एक नियम के तहत, उसको एक संविधान की तरह भी बना सकता है, या एक अपना मतलब मूल रूप से अपना शासन के तहत उसको जी सकता है अपने जीवन को। तो इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की 18 मई 1882। यह कितना खुशी की बात है, 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया गया, है ना। एक कानून, स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून कब बनाया गया? तो 1882 को एक कानून बनाया गया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में, अलग अलग प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। मतलब कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित कुछ कानून बनाया गया, और यह कानून किसने बनाया? रिपन ने कुछ कानून बनाया और जो है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की 18 मई 1882 को। और इस कानून के आधार पर विभिन्न प्रांत में 1883 से 1885 के बीच में स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून कब बनाए गए? तो 1883 से 1885 के बीच, या ऑप्शन में अगर 1884 है तो वह भी आप मार सकते हैं। यह ध्यान रखिएगा, इसमें प्रश्न ये है स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून कब बनाए गए? तो 1883-84 के बीच, 85 के बीच, या 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया गया। तो एक क्वेश्चन यह भी पूछा सकता है स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून किस गवर्नर जनरल के काल में बनाया गया? तो लॉर्ड रिपन के काल में स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके समय में, है ना, इसके समय में ही, अर्थात लॉर्ड लिटन के समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई। प्रश्न उठता है भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब कराई गई? 1881 में। भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब कराई गई? 1881 में। और किस गवर्नर जनरल के काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन के काल में भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतर्गत 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। तब से लेकर, जब लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना हुई, तो तब से लेकर आज तक जो है हर 10 साल में जो है ये जनगणना कराई जाती है। 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताने को नहीं जोड़ा गया था। 1881 में जो जनगणना हुआ उसमें हैदराबाद को नहीं जोड़ा गया और राजपूताना को भी नहीं जोड़ा गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्र, ये फंसा देता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा। कहेगा 1881 के समय में जो लॉर्ड रिपन के समय में जनगणना हुई, क्या उनमें निम्नलिखित में से किस राज्यों को नहीं जोड़ा गया? तो हैदराबाद को और राजपूताना को नहीं जोड़ा गया, ये उस जनगणना में सम्मिलित नहीं थे। इसको याद रखिएगा, है ना।
लॉर्ड रिपन के समय में भारत में सन 1881 ईस्वी में प्रथम नियमित जनगणना कराई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा, 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपुताना को नहीं जोड़ा गया, मतलब 1881 की जनगणना में ये दोनों हैदराबाद और राजपुताना शामिल नहीं था। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 ईस्वी में हुई। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में, है ना। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। संपूर्ण भाग का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। लगभग 20% भारत का भाग इसमें छूट गया। हुआ तो 72 में, लेकिन इसमें क्या हो गया, 20% भाग जो है भारत का वह छूट गया, मतलब उसकी जनगणना उसमें नहीं हो सकी। तो कहा क्या जा रहा है, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। उसमें भारत के संपूर्ण भाग की प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। लगभग 20% भारत का भाग इसमें छूट गया और 1872 में क्या हो गया, 20% भारत का भाग छूट गया, उसकी जनगणना में काउंटिंग नहीं हो सकी। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट को देखिएगा। इसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय में ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई। यहाँ नियमित जनगणना है और यहाँ पर है कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 में। देखिए 1881 और 1872 कंफ्यूज नहीं करना है। अगर कहेगा कि है ना किसके समय में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई, तो वह हो जाएगा 1881। अब भारत में पहली बार जनगणना कब कराई गई, सन 1872 में, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भाग का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। लगभग 20% भारत का भाग इसमें छूट गया। हुआ तो 1872 में भी जनगणना, लेकिन उसमें क्या हो गया, भारत का 20% भाग छूट गया, उसको काउंटिंग उसमें नहीं हो पाई, इसलिए इसको नियमित जनगणना नहीं कहा गया। जबकि लॉर्ड रिपन के काल में जो 1881 में हुआ है ना, देखिए समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। तो 81 में जो किया गया वह नियमित जनगणना था और उसमें जो है पूरे भारत को इंक्लूड किया गया। सिर्फ 2 स्टेट जो हैदराबाद और राजपुताना को है ना नहीं जोड़ा गया, बाकी लगभग सब आ गया। तो इसलिए पहली जनगणना अगर कहा जाए तो 1881 होगा, नियमित जनगणना कहा जाए 1881 होगा, और अगर 20% छूटा हुआ भाग को जनगणना कहा जाए तब तो 1872 हो जाएगा। चलिए, लॉर्ड रिपन के द्वारा ही सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 7 साल से जो कम बच्चा है जिस कारखाना अधिनियम में क्या किया, कारखाना अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या बोला, अगर कोई व्यक्ति है ना 7 से 12 वर्ष के श्रमिक के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना क्या हो गया, प्रतिबंधित हो गया। आप 9 घंटा ज्यादा कार्य उससे नहीं करवा सकते हैं, है ना। यह एक्ट चाय, कॉफी एवं नील की खेती पर लागू नहीं थी। यह एक्ट जो है, यह नियम जो है चाय, कॉफी और नील की खेती पर लागू नहीं थी। एक बार देखते हैं क्या है। रिपन के द्वारा ही सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। कहा जाएगा प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया, 1881 में। किस गवर्नर जनरल के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, है ना। रिपन के द्वारा ही सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया और इसमें क्या किया, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कारखाना अधिनियम में क्या था, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए, है ना, और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया। और 7 से जो 12 वर्ष के श्रमिक हैं इसको 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना क्या किया, प्रतिबंधित कर दिया। उससे ज़्यादा आप कार्य उससे नहीं करवा सकते हैं। यह एक्ट चाय, कॉफ़ी और नील की खेती पर लागू नहीं होती थी। यह जो है चाय की खेती, कॉफ़ी की खेती और नील की खेती पर यह एक्ट लागू नहीं होती थी। इसके अलावा जितने भी थे सब जगह यह एक्ट लागू होती थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सब, लॉर्ड रिपन बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्जाम में पूछा हुआ सब क्वेश्चन है। ये कारखाना अधिनियम सब कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। लॉर्ड रिपन के समय में ही शैक्षिक सुधारों, ये बेचारा बहुत सुधार किया। लॉर्ड रिपन जो है भारत में बहुत सुधार किया है।
तो रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। यह आयोग गठित किया गया था शिक्षा में सुधार के लिए, और यह भावना, यह किसकी भावना थी? यह लॉर्ड रिपन की थी कि शिक्षा में सुधार हो, और इसके लिए उन्होंने क्या किया है ना, विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि ये विलियम हंटर कौन है? तो विलियम हंटर जो थे, यह एक उच्च कोटि के शिक्षाविद थे, बहुत ही उच्च कोटि के शिक्षाविद थे। साथ ही साथ यह एक ग्रंथकार भी थे, यह सांख्यिकी विज्ञ भी थे, और पेशेवर अंग्रेज भी थे जो भारत में शासन कर रहे थे। तो क्या क्या था? विलियम हंटर एक उच्च कोटि के शिक्षाविद थे, ग्रंथकार थे, सांख्यिकी विज्ञ थे, जो पेशेवर रूप से भारत में अंग्रेज अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, और यहाँ पर जो है शासन वो कर रहे थे। तो ये हो गया विलियम हंटर। इनका जन्म जो है 15 जुलाई 1840 को हुआ, और इनकी मृत्यु 6 फरवरी 1900 ईस्वी को, है ना। 15 जुलाई 1840 को इनका जन्म हुआ, और 6 फरवरी 1900 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। तो ये थे विलियम हंटर, जो एक बहुत ही शिक्षित और एक तरह से कह सकते हैं शिक्षाविद थे। इनकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। तो वह आयोग गठित किया गया किसके लिए? शैक्षिक सुधारों के लिए। किस लिए आयोग गठित किया गया? विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। रिपन ने क्यों किया? तो शैक्षिक सुधार के लिए। देखिए कितना सुधार किया है बेचारा। फिर भी 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक, है ना, इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। देखिए यह एक बहुत बड़ा मोड़ है। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा, यूरोपियों के विरुद्ध, है ना, भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए, है ना, मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया। क्या प्रस्तुत किया गया? इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया। देखिए इसमें कारण क्या था? यह जो इल्बर्ट विधेयक है, इसको पहले समझ लीजिए। यह जो लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट विधेयक बिल बनाया। इल्बर्ट विधेयक बिल जो था, इसका उद्देश्य था क्या कि अब जो भारतीय न्यायाधीश है वह भी अंग्रेजों का, यूरोपियों का जो है वह भी न्याय कर सकता है, वह भी न्याय करेगा। मतलब न्यायाधीश भारत का है, और अगर कोई केस इंग्लैंड का या ग्रेट ब्रिटेन का, यूरोप का भी अगर आता है तो उसका भी न्याय जो है भारतीय न्यायाधीश कर सकता है। यह बात जो है अंग्रेजों को, यूरोपियों को इतनी चिढ़ पैदा की कि उन्होंने इसका विरोध किया, और लास्ट में इल्बर्ट विधेयक को जो है वापस ही करवा दिया, इसको नहीं रहने दिया। इसके पीछे एक कारण है। इल्बर्ट विधेयक था, यह 9 फरवरी 1883 को औपचारिक रूप से लागू हो गया, है ना। 9 फरवरी 1883 को यह लागू, कुछ दिन पहले इसको बनाया गया था, लेकिन 9 फरवरी 1883 आप याद रखिए, 9 फरवरी 1883 को, है ना, यह विधेयक औपचारिक रूप से लागू कर दिया। और इस बिल के द्वारा जो है भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का हक दिया गया, है ना, करने का भी अधिकार प्रदान किया गया जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल हो। मतलब यूरोपीय नागरिक का भी जो है आप सुनवाई कर सकते हैं, आप न्यायाधीश हैं यूरोपीय नागरिकों के लिए भी। यह बात यूरोपीय नागरिकों को बर्दाश्त नहीं होता था। कारण यह था, कहीं कहीं पर कहा गया है, इस समय ये अफवाह उड़ाई गई कि भारतीय जो सैनिक थे उन्होंने अंग्रेज लड़कियों के साथ बलात्कार किया, अंग्रेजी महिलाओं के साथ जो है गलत संबंध किया। इस तरह की जो मानसिकता है इसको हवा दिया गया जान करके। ये घटना सही है गलत है इसका कोई कुछ नहीं है, लेकिन इस चीज को यूरोपियों ने जानबूझकर हवा दिया कि अगर भारतीय न्यायाधीश होंगे तो वह यहाँ की महिलाओं के साथ, अंग्रेज की महिलाओं के साथ, अंग्रेज की बहू बेटियों के साथ बढ़िया न्याय नहीं करेगा, इसलिए हमको भारत का न्यायाधीश नहीं चाहिए। हमको न्यायाधीश होगा तो वह मेरा अंग्रेज होगा, लेकिन हम भारतीयों के न्याय को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यह मूल रूप से जो है इल्बर्ट बिल की परेशानी थी। लेकिन आप उस आदमी को देखिए जिसने कि इल्बर्ट विधेयक लाया, वह लॉर्ड रिपन था, और उसकी कितनी सुंदर, मतलब कितनी सुंदर समझिए कि प्रेम भाव था उसमें, कि एक भारतीयों को भी यह हक दिया कि आप भी न्यायाधीश हैं और आप भी न्याय कीजिएगा, अंग्रेजों के लिए भी और जो यूरोपीय है, ब्रिटेन, जहां का लोग है सबके लिए न्याय कीजिएगा। तो यह उनकी सोच कितनी अच्छी थी। लेकिन इन लोगों की जो ब्रिटेन की थी, जो ब्रिटेन के महिला लोग, उन्होंने जम के विरोध किया इस चीज का कि हमको भारत का न्यायाधीश नहीं चाहिए। अरे न्यायाधीश तो न्यायाधीश है, चाहे भारत का हो या कहीं का हो, अगर उसके दिल में ईमानदारी है, वह सही से न्याय करता है, तो क्या फर्क पड़ता है कहीं का न्यायाधीश हो। लेकिन ये बात इन्होंने समझा नहीं, और लास्ट में जो है इल्बर्ट विधेयक बिल को क्या कर दिया, वापस करवा दिया, है ना। तो 2 फरवरी 1863 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया,
लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। कहा कि नहीं, इसको वापस लेना पड़ेगा, और बाद में वापस लेना भी पड़ा। इसके पीछे बहुत सारी भ्रांतियां फैला दी थी भारतीयों को लेकर के। अंग्रेजों ने बहुत सारा गलत चीज छापा, जो आप कह सकते हैं आईटी सेल जिसको बोलते हैं, वो उन्होंने खाली घटिया सब बात जो है न्यूज छापी। उसमें मैक्सिमम केस जो है बलात्कार का और जो है महिलाओं के शोषण का, कि भारतीय लोगों ने शोषण किया है, इस तरह करके बातें जो है बहुत ज़्यादा। और उसमें हरम भी चूंकि था, यहाँ के जो शासक होते थे मुगल सब में हरम वगैरह था, तो उन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा उसको मिसयूज किया गया कि भारत में हरम होती है, यहाँ महिलाओं को रखा जाता है, इस तरह से जिसकी मानसिकता इस तरह होगी वह न्यायाधीश क्या न्याय करेगा अंग्रेजों के पक्षों में। इस तरह का जो उलूल जुलूल बात जो सो नहीं था, उस चीज़ों को भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये करके इस चीज़ को मतलब कि वो एकत्रित करने के लिए कि यूरोपीय एक साथ हों और इसका विरोध करें, इसलिए ये गंदा संदा बात जो है फैला करके इसको इल्बर्ट विधेयक बिल को वापस करवा दिया। मतलब कोई भी न्यायाधीश जो है, सिर्फ भारत का न्यायाधीश है तो भारत का करेगा, वह जो है ब्रिटेन के किसी आदमी का न्याय नहीं कर सकता, किसी महिला किसी पुरुष का न्याय नहीं कर सकता। बाद में इसको वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को, अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह क्या कहा जाता है? श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह जो इल्बर्ट बिल का विद्रोह किया, इस विद्रोह को क्या कहा गया? श्वेत विद्रोह कहा गया, क्योंकि अंग्रेजों ने यह विद्रोह किया और इसलिए अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो मित्र, यहां आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, श्वेत विद्रोह किस बिल के लिए हुआ था, या किस बिल को वापस लेने के लिए, किस बिल को वापस लेने की जिद पर किया गया था? तो इल्बर्ट विधेयक बिल को वापस लेने के लिए। इल्बर्ट विधेयक बिल क्या था? इल्बर्ट विधेयक बिल यह था कि इसमें भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजों का, यूरोपियों का, ब्रिटेन के जो लोग आए हैं उनका भी वह न्यायाधीश होगा, उनका भी वो न्याय कर सकता है। यह बात जो है मूल रूप से इल्बर्ट विधेयक में था। और तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन मूल बात यही था कि एक भारतीय न्यायाधीश भी जो है अंग्रेजों का न्याय कर सकता है, यही बात था। और यह जो अंग्रेजों ने नहीं माना और इसके लिए क्या क्या विद्रोह किया, और इस विद्रोह को क्या नाम दिया गया? श्वेत विद्रोह। क्या कहा गया? श्वेत विद्रोह के नाम से इसको जाना गया। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। उद्धारक मतलब जो उद्धार करने वाला, भारत के उद्धारक अर्थात भारत का उद्धार करने वाला कहा। किसको कहा? रिपन को। किसने कहा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, है ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। तो अब एक बार यह भी जान लीजिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी। यह आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहां से आ गया सर बीच में। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, यह एक ब्रिटिश महिला थी, आप इसको समझ सकते हैं, एक भारतीय महिला थी। यह आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदाता इसको माना जाता है। आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदाता किसको माना गया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। यह जो है एक दयालुता की देवी कहिए इसको, दया की प्रतिमूर्ति कहिए इसको, करुणा की देवी कहिए, करुणा का सागर कहिए, जो कहना है कह दीजिए।